नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। मेरे साथ होंगे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कमलनाथ सरकार की राह पर चलती नजर आ रही है। जिस तरह कमलनाथ ने राजेंद्र कुमार को प्रभारी डीजीपी बनाया था, उसी तरह शिवराज सरकार भी प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी सौंपने की तैयारी कर रही है। ये कार्यवाहक डीजीपी लोकायुक्त डीजी राजीव टंडन हो सकते हैं। टंडन की गिनती सीएम के पसंदीदा अफसरों में होती है। इस कारण वह उन्हें प्रभारी बनाकर उपकृत करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब तक राज्य सरकार ने डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। दूसरा, पीएचक्यू की एक लॉबी नहीं चाहती है कि सुधीर सक्सेना की ताजपोशी हो। इसके पीछे कई आईपीएस अफसरों का अगली बार डीजीपी की रेस से बाहर होना भी माना जा रहा है। इस कारण ये लॉबी चाहती है कि कम अवधि के लिए प्रदेश को डीजीपी मिले, ताकि उनका भी डीजीपी बनने का सपना पूरा हो सके। अब देखना यह होगा कि किसके मंसूबे पूरे होते हैं और किन की उम्मीदों पर पानी फिरता है। इसी खबर को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे मनोज से। मनोज जी, डीजीपी को लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी। अब तक यूपीएससी पैनल नहीं भेजा गया है और ये माना जा रहा है, लगभग तय है कि अब आपको कार्यवाहक डीजीपी ही मिलेंगे और उनमें टंडन का नाम सबसे आगे चल रहा है। कई वजह बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग दावेदार हैं, चाहे पवन जैन की बात करें, जैन लॉबी लगी हुई है, उनके पुराने चिट्ठे निकाले जा रहे हैं। विवेक जौहरी भी नाराज चल रहे हैं गुटबाजी को लेकर। ऐसा इसलिए आया सामने क्योंकि पिछले दिनों उनको एक कार्यक्रम में जाना था, बाकायदा कार्ड छप गए थे। एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर, मयंक जैन ने, उस कार्ड को भी डाल दिया था, लेकिन डीजीपी ने इनकार कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। तब आनंद फानन में उत्तर प्रदेश जाने वाले थे गृह मंत्री, उनको बुलाया एडीजी अनुराधा शंकर सिंह ने और परेड कराई डीएसपी की और एसपी की, डीएसपी और माफ कीजिएगा सब इंस्पेक्टर की। तो इस तरह से गुटबाजी भी निकल के आ रही है कि नाराजगी चल रही है। एक दूसरे को टांग खींचने की जो रणनीति चल रही है पीएचक्यू में, उसमें कहीं अटक गया है ये मामला। सुधीर सक्सेना के आने से कई ऐसे अधिकारी हैं कि यदि वो आ जाते हैं तो 3 साल तक डीजीपी रहेंगे। इससे उनका नंबर लग ही नहीं पाएगा। आप कैसे देखते हैं इसे? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो आप कह रहे हैं गुटबाजी को लेकर, और ये पहला मौका नहीं है। पिछली बार भी जब राजेंद्र कुमार को जिन परिस्थितियों में प्रभारी डीजीपी बनाया गया था, वो किसी से छिपा रही है। क्योंकि हमने देखा था हाई प्रोफाइल जो मामला था इंदौर का हनी ट्रैप वाला, उसकी जांच उनको सौंपी गई थी। इसके बाद से ऐसी परिस्थितियां बनी और शायद कमलनाथ सरकार को ये लगा था कि प्रभारी डीजीपी के सहारे ही वो उस जांच को भी निपटा लेंगे और जो भी उनने मन लेकिन में मनोज जी, सोचा अभी हुआ तो वैसी परिस्थितियां हैं नहीं कि प्रभारी डीजीपी क्यों बनाया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप कह रहे थे ब्रजेश जी, एक तो गुटबाजी, दूसरी एक बात है कि हम देख रहे हैं कि जो आपने शुरू में जिक्र किया कि एक लॉबी नहीं चाहती है, लेकिन हम चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि आईएएस की लॉबी हम मानते हैं आमतौर पर ज्यादा भारी पड़ती है। लेकिन उस आईएएस की लॉबी को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा के अनुरूप कमिश्नर सिस्टम लागू किया। इसके बाद से वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे लगातार कि आईएएस आईपीएस लॉबी की नहीं, वो प्रदेश हित में या जो वो चाहते हैं वो होगा। लेकिन डीजीपी और के रास्ता मामले कमलनाथ सरकार बता गई कि आप प्रभारी डीजीपी से भी काम चला सकते हैं। तो आप एक तरह से अपने चहेतों को उपकृत भी कर सकते हैं और बाद में यदि सुधीर सक्सेना आते हैं तो उनको डीजीपी बनाया जा सकता है। तो दोनों काम हो सकते हैं। देखिए, दूसरा रास्ता भी एक और उन्होंने सुझाया था। हमने देखी एसआर मोहंती, जिनके बारे में कहा जा रहा था कई सारे संगीन आरोप थे उन पर, और शिवराज सरकार अगर होती है, रिपीट हो जाती चौथी बार लगातार, तो शायद वो ऐसे ही रिटायर हो जाते। लेकिन कमलनाथ सरकार ने उनको बनाया, सीएस बनाया, और उसके बाद जब सरकार जाने वाली थी तो हमने देखा कि एम गोपाल रेड्डी को भी कुछ समय के लिए सही, लेकिन उन्होंने सीएस का तमगा दे ही दिया कि रिटायरमेंट के बाद वो खुद को रिटायर्ड मुख्य सचिव लिख सकते हैं। इस मामले में आप देखिए, जो आपने जिक्र किया राजीव टंडन का, अगर उनको कुछ महीने के लिए डीजीपी बना दिया जाता है, तब भी पवन जैन या बाकी बहुत सारे लोगों की संभावना खुली रहेगी कि शायद उनके साथ ऐसा हो। लेकिन सुधीर सक्सेना को जिन परिस्थितियों वापस बुलाया गया केंद्रीय प्रतिनिधियों से, तो यही माना जा रहा था कि सरकार ने उनके नाम पे एक तरह से मोहर लगा दी है। लेकिन ना तो उनके ओएसडी के ऑर्डर हुए हैं, ना ही कोई लेकिन अब पीएचक्यू में एक और अलग तरह की चर्चा है। ये भी चर्चा है या कहा जा रहा है या उड़ाया जा रहा है कि पीएम नाराज हैं सुधीर सक्सेना से, इस कारण उनकी ताजपोशी नहीं हो पा रही है।
देखिए ऐसा बिल्कुल हमने गोपाल रेड्डी के मामले में देखा था। आपको दर्शकों को बता दें कि उन्होंने जब तेलंगाना के सीएम से एक चिट्ठी उन्होंने सीधे पीएमओ को भिजवा दी थी कि इनको रिलीव कर दिया जाए, और वो अपने यहाँ उनको चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। इसके बाद पीएमओ इतना नाराज हुआ था कि आनंद फानन में उनको मध्य प्रदेश के मूल कैडर में भेज दिया गया था। तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से सुधीर सक्सेना से अगर मोदी नाराज हैं, तो बाकी के जो अफसर हैं, पवन जैन की हम बात कर रहे हैं, राजीव टंडन है, या किन्हीं एक 3 अफसरों का पैनल बनाकर भेज सकते हैं। क्योंकि हमने देखा ये पहला मौका नहीं है। क्या लेकिन यदि सुधीर विपक्ष सक्सेना के बारे में ये कहा जा रहा है कि पीएमओ नाराज हैं, तो पवन जैन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अमित शाह से करीबी हैं और एक जैन लॉबी भी लगी हुई है। यही कारण उनके पुराने मामलों में या गॉसिप उनके बारे में चलने लगे हैं आजकल। देखिए, आप देखिए ब्रजेश जी, एक परंपरा हो गई, हमने लंबे समय से देखी है कि जब चीफ सेक्रेटरी के लिए बातें आती है तो जितने दावेदार होते हैं, और आप देखें राधेश्याम जुलानिया एक समय कितने पावरफुल नौकरशाह थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनकी विदाई हुई, मनोज श्रीवास्तव जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन वो इकलौते कुछ अफसरों में शुमार है जिनका सरकार से अच्छी ट्यूनिंग, संघ परिवार में दखल के बाद भी रिटायरमेंट के बाद उनका पुनर्वास नहीं किया गया, यानी उनको किसी ऐसे पद पे नहीं बिठाया गया। तो ऐसे कई सारे हम डीजी के मामले में देख लीजिए कि जिन परिस्थितियों में विवेक जोहरी को लाया गया, तो पहले उनके बारे में कह दिया गया था कि वो डीजीपी बनना ही नहीं चाहते हैं। बाद में लेकिन जब सिलेक्शन पैनल के लिए बात आई तो ये कहा गया कि उन्होंने तो लिखित में कुछ भेजा ही नहीं है। फिर अचानक से ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने हामी भर दी और सरकार ने उनको डीजीपी बना दिया। तो अगर कोई ना कोई अफसर हम देख रहे हैं कि एक ही बेच के जब कई सारे दावेदार होते हैं, तो कई सारे अफसर हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो रिटायर, जब वो सीएस बनने के कुछ साल पहले तक उनके अच्छे संबंध होते हैं, एक साथ उठना बैठना खाना पीना होता है, लेकिन जैसे उनमें से किसी एक को लगता है कि हमें से ये एक परिवार जो है किसी मुख्यमंत्री का खास हो गया है या सरकार का खास हो गया है, तो बाकियों के उनके झगड़े अपने आप में शुरू हो जाते हैं। तो इस मामले में हम देख सकते हैं कि अगर हम पवन जैन को इसमें से हटा दिया जाए, सुधीर सक्सेना को हटा दिया जाए, और कुछ जो दावेदार हैं जो रिटायरमेंट हो जाएगा, जिनको 1-2 महीने में रिटायरमेंट हो जाएगा, तो फिर सरकार को ऐसा चेहरा सामने लाना होगा, जैसा आपने कहा राजीव टंडन, या कोई ऐसा चेहरा जिसके लिए आपको 4-5-6 जो आईएएस वरिष्ठ आईपीएस उनको आपको सुपरसीड करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है, फिर आपको उनको पीएचक्यू से बाहर कहाँ भेजेंगे? लेकिन मनोज जी, यदि यही एक पैमाना है कि सबको रिटायरमेंट के बाद डीजीपी लिख सकें वो, तो इसके लिए तो फिर आप अरुणा मोहन राव को क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो रिटायर होने वाला, कोई एक महिला भी तो लिख सके, महिला डीजीपी रही हैं मध्य प्रदेश की पहली। तो ये भी करना चाहिए सरकार को, यदि यही पैमाना है सरकार का तो। नहीं, अगर यही पैमाना है तो फिर आईएफएसओ में आप देखेंगे कि आप उनमें क्यों नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसरों में क्यों नहीं हो सकता है, कि आपको क्यों किसी को राजस्व मंडल में भेजना पड़ता है, क्यों आप किसी को माध्यमिक शिक्षक मंडल में भेजना चाहते हैं वल्लभ भवन से बाहर। तो जाहिर सी बात, तो फिर अगर हम देखते हैं कि अगर हम ये पैमाना अगर मंत्रिमंडल में लागू कर दिया जाए कि क्यों सारे मंत्री रहे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो एक तरह से कैबिनेट मंत्री का ही पद होता है वो, लेकिन वो उनके बॉस होते हैं। तो फिर ऐसा किसी को 4-4, 6-6 महीने के लिए आप प्रभारी मुख्यमंत्री बना दें, या तो कहीं फिर आप सीधे विदेश जा सीधे रहे हैं निर्णय लेना चाहिए ना, मेरिट के आधार पर जो उस पद का दावेदार है उसको वो पद दे देना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है ना। आप किसी को कार्यवाहक बनाने की कोशिश करते हो, आप प्रभारी बनाने की कोशिश करते हो, या आपने चहेते को ऊपर लाना चाहते हो। निश्चित तौर पे जो आपने कहा ब्रजेश जी, होना यही चाहिए मेरिट के आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, उसके अपने एक नियम है, इसके साथ ही राज्य सरकार का अपना नियम। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1.25-2 साल बाद मध्य प्रदेश को चुनाव में जाना है, तो आपको ऐसा डीजीपी देना चाहिए जिसके पास कम से कम 2-2.5 साल का कार्यकाल हो, जो कि मध्य प्रदेश और इस तरह की परंपरा भी नहीं होना चाहिए ना, जो विवेक जोहरी के साथ हुई कि आपने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। जो डीजीपी बन सकते थे, जो आज दौड़ में हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनका 1 साल बचा है, 6 महीने बचे हैं, यदि उनका कार्यकाल 2 साल नहीं बढ़ाया जाता तो उनको भी मौका मिल सकता था। निश्चित तौर पर जो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में, जो पंजाब के एक्स डीजीपी है प्रकाश, उनके कारण ये निर्णय हुआ था कि कम से कम 2 साल इस पद पर पोस्टिंग कम से कम की जाना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आपने भी जिक्र किया, लेकिन जब आप याद करिए विवेक जोहरी जिन परिस्थितियों में डीजीपी बनाए गए थे, क्योंकि हनी ट्रैप को लेकर हमने देखा बार बार एसआईटी बनाई जा रही थी, बार बार बदला जा रहा था, खबरें उड़ रही थी कि कई सारे आईपीएस अफसरों के नाम उसमें शामिल है। फिर जिस प्रकार से इंदौर के जो पत्रकार जीतू सोनी ने खुलासे करना शुरू किए, जिस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई, तो ऊपर के टॉप लेवल के अधिकारियों तक इसकी जांच की सुई जा सकती थी। तो ऐसे में सरकार के पास रास्ता यही था कि प्रभारी डीजीपी बनाया जाए, लेकिन बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना भी कह सकते हैं। या कमलनाथ सरकार का दुर्भाग्य था कि 15 महीने में उनकी सरकार गिर गई और मजबूरी में उनको नया घाव। आप देखिए ऋषि शुक्ला के बारे में आप देख लीजिए कि जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश से उनको हटाया गया कि उनको आप मध्य प्रदेश का डीजीपी लायक नहीं समझ रहे थे,
उनको देश तो की फिर तो सबसे आप बड़ी ऐसे भी जांच कह सकते हो ना मनोज जी बनाया कि गया है। कर्म आगे आड़े आ जाते हैं आपके। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो, यदि ऋषि शुक्ला की हम बात करें तो देखिए सीबीआई में चले गए वो, जिस तरह के अधिकारी थे। लेकिन यदि किसी के वो हों तो आप देखिए दौड़ से बाहर हो गए, पुरुषोत्तम शर्मा हो गए, शैलेश सिंह हो गए, तो ये दौड़ से भी बाहर हो गए। इनके काम ही ऐसे हैं शायद कि ये दौड़ में भी नहीं आ पा रहे, इनका नाम भी नहीं कोई लेना चाहता कि ये भी दौड़ में शामिल है। निश्चित तौर पर आप ये उदाहरण क्यों, हमने अतीत में कई उदाहरण देखे हैं कि कई सारे अधिकारियों को हमने देखा है कि जिन्होंने एसपी के बाद जिनको पद से हटाया गया फील्ड से, तो वो रिटायर में हो गए लेकिन उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली। कई सारे आईपीएस हमने देखा आईजी रैंक तक वो पहुंचे, फील्ड में पोस्टिंग रही लेकिन उसके बाद वो कहाँ है किसी को नहीं पता। पीएचक्यू में गुमनामी की नौकरी उन्होंने की और वहीं से वो रिटायर हो गए। ऐसे कई सारे नाम है। तो दोनों चीजें, एक आपको सरकार की पसंद होना भी जरूरी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जो विवादास्पद हो जाते हैं, जो आप दोनों ने नाम लिए कि एक के ऊपर बिल्कुल पत्नी से मारपीट के आरोप लगे, दूसरे के ऊपर सीधे सीधे ठप्पा था कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर के कितने खास है और उनके जिले के एसपी रहे बस वो। उसके चलिए बाद कभी उनके साथ उन्होंने तो काम नहीं किया, लेकिन क्योंकि बिल्कुल, लगातार उनके साथ जो संपर्क संबंध थे, उसका खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़ा। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार मेरिट के आधार पर निर्णय लेगी और ये ऐसा निर्णय लेगी कि जिससे किसी पर भी पक्षपात का आरोप न लगे, और सरकार की जो छवि अभी तक बनी हुई है कि निष्पक्ष और ऐसे ईमानदार अधिकारियों का चयन करती है, शायद इस मामले में भी वह इसी पर विचार कर रही होगी और आगे जो निर्णय होगा वो शायद इसी आधार पर होगा।